और भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति एक सकारात्मक भाव रखता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से, आदतों से, जो उनकी प्रवृत्ति है उससे मुक्त नहीं हो पाते। पहली बार हो रहा है जब जैसे को तैसे का जवाब भारत दे रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, पहले की तुलना में सुदृढ़ हुई है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, या देश के अंदर नक्सल और माओवादी हिंसा से प्रभावित राज्य और क्षेत्र, यानी उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगभग सफलता प्राप्त की जा चुकी है। सुरक्षा के साथ साथ देश के नागरिकों के मन में एक विश्वास, एक नई आस, एक नया विश्वास पैदा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वह आस और विश्वास का परिणाम आज भारत के अंदर 40 करोड़ जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो। कोई सोचता था एक गरीब के लिए एयर कनेक्टिविटी आसान होगी। आज उड़ान योजना के बारे में जब माननीय श्री पुरी जी यहां पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे तो आपके सामने कितना, यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट, और मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। यानी यह एक नया हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वाटरवे, रेलवे, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है यह अभूतपूर्व है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, मेट्रो का एक नया संजाल बिछा है। यहां पे विस्तार से आपके सामने माननीय पुरी जी ने अपने भाषण में यहां पर अपने संवाद कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत किया। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसका फर्स्ट फेज इसी जून महीने में तैयार होने वाला है। कितने आसानी से इस व्यवस्था को देश के अंदर क्रिएट किया गया। पोर्ट का निर्माण, नए नए पोर्ट बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं, फ्लोटिंग जेटी का निर्माण करके वाटरवे का कैसे उपयोग किया जा सकता है। यूपी जैसा लैंड लॉक्ड स्टेट भी वाटरवे का लाभ ले रहा है। वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच में कार्य क्रियाशील हो चुका है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य हुए, एम्स बने। कोई सोचता था आजादी के बाद 70 वर्षों में मात्र 6 एम्स बने, आज 22 से अधिक एम्स का निर्माण भारत के अंदर हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ पूरा देश जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, आईआईटी, आईआईएम उन सभी क्षेत्रों में बढ़ाए गए जिनके लिए कोई कल्पना नहीं करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसने देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत को, हर तबके के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देने का कार्य किया। और चौथा इसका पक्ष है वह है गरीब कल्याण का। आपने देखा होगा
पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उसमें जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं। एक एक योजना जनधन अकाउंट से प्रारंभ हुई योजना कितना विस्तार लेती है। लोग सोचते थे देश के अंदर 45 करोड़ से अधिक ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, और मित्रों, जनधन अकाउंट के माध्यम से जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला, यानी 48 करोड़ लोगों का देश के अंदर एक एक अकाउंट खोले गए। यानी इतने लोग ऐसे थे जिनके आजादी के बाद अपने स्वयं के अकाउंट बैंक में नहीं थे, और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लाभ लिया। उत्तर प्रदेश में 8.5 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक के अकाउंट खोले गए इस दौरान। जनधन अकाउंट का परिणाम है डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी का लाभ आज हर व्यक्ति ले पा रहा है, और भ्रष्टाचार पर प्रहार का यह सबसे बड़ा माध्यम बना। यह सबसे बड़ा प्रहार का उसका लाभ मिला। दूसरा, एक एक स्कीम किस रूप में, यानी कोरोना कालखंड में तो इन जनधन अकाउंट का लाभ सर्वाधिक हर गरीब, हर किसान, हर श्रमिक ले आई ही। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड के दौरान कैसे हम लोग इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक एक क्लिक में 2,63,00,000 किसानों तक पीएम किसान योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा था। एक क्लिक में 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं, उन लोगों तक उनको प्राप्त होने वाले सिलेंडर का दाम उनको प्राप्त हो रहा था। एक क्लिक में पेंशन के लाभार्थी, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा था। एक क्लिक में महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। ये सभी चीजें उस रूप में मिल रही थी, और एक एक योजना कैसे स्वावलंबन का आधार बनती है। खासतौर पर पीएम आवास योजना को अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मित्रों 54 लाख गरीबों को एक एक आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 54 लाख। पूरे देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे, और उनमें 54 लाख गरीबों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। शौचालयों का निर्माण अगर आप देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ने अभी आपने देखा होगा कि यहां पर माननीय केंद्रीय मंत्री जब अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने उस समय इस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था कि WHO की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण 3 लाख लोगों की जान बची है, और स्वच्छ भारत मिशन का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिणाम था। 2,61,00,000 गरीबों के तो शौचालय बनाए गए यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसमें भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर 11,72,00,000 शौचालय बनाए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण हुआ। 2,61,00,000 शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन का रूप लेने का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी
40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिसमें गोरखपुर, बस्ती कमिश्नरी, देवीपाटन कमिश्नरी ये प्रमुख रूप से इसकी चपेटे में थी। 40 वर्ष में 50,000 मौतें जिस बीमारी के कारण हुई हो, आज वह बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। यानी स्वच्छ भारत मिशन किस रूप में प्रभावी हुई है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना, क्या कोई कल्पना करता था ये मिशन मोड पर भी कोई एक कार्यक्रम अभियान चलेगा जिसमें हर परिवार को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में सरकार योगदान दे पाएगी। पहले तो पिक एंड चूज होता था, सबके लिए योजना बन जाए, ये कल्पना थी। पिछले 9 वर्ष के अंदर 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है और उत्तर प्रदेश में अब तक 1,18,00,000 घरों में नल से जल हम दे चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। लगभग हर राजस्व गांव की हमने मैपिंग कर ली है, उसकी डीपीआर बना ली है और उन सभी, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उनमें या तो घर घर नल की योजना लागू हो चुकी है या फिर लागू करने की तैयारियां उसमें युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रदेश के अंदर प्रधान उज्ज्वला योजना में स्वस्थ ईंधन की जब हम बात करते हैं, पहले ईंधन के लिए व्यक्ति को भटकना पड़ता था। लकड़ी, गांव में लकड़ी ढूंढने के लिए जाते थे, गोबर के कंठों के लिए ढूंढने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था। मिट्टी के तेल यानी केरोसिन और कोयले को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इनसे होने वाला प्रदूषण अलग, बरसात हो गई, भीग गया तो परिवार को भूखों रहना पड़ता था। स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था पहली बार देश के अंदर, और जहां 9,60,00,000 परिवारों को देश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित करने का काम भी किया गया। स्ट्रीट वेंडर कोई पूछता ही नहीं था। पटरी व्यवसायी, देश के अंदर अगर 34,45,00,000 स्ट्रीट वेंडर इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, तो मित्रों उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से 11,94,000 स्ट्रीट वेंडर यानी पटरी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना में, इस योजना के माध्यम से उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य बैंकों से किया गया। पीएम स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद हुआ करते थे, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसके बारे में भी कभी उसको इस जमीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा। लोग सोचते भी नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम 56 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना, जहां पे जिसका घर है उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी घरौनी के माध्यम से उस परिवार को दे दिया गया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि नवंबर 2023 तक हम उत्तर प्रदेश के हर उस ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सभा की किसी भूमि पर जिसने आवास बनाया है, अगर रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, तो हम उसे घरौनी उपलब्ध करवा करके उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद वह उस जमीन के नाम पर लोन लेने का अधिकारी हो सकता है, अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए कोई ऋण ले सकता है। और पूरे देश के अंदर यह एक मिशन मोड पर कार्यक्रम चल रहा है। इससे राजस्व के विवादों का, बहुत सारे विवादों का निस्तारण हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। आकांक्षात्मक जनपद अक्सर होता था देश के अंदर, जब नीति आयोग ने
आकांक्षात्मक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कुछ पैरामीटर तय किए और उसमें कुछ जनपदों को तय माना कि ये जनपद अभी भी विकास की दौड़ में पीछे रुक चुके हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नया फंड नहीं देना है, मौजूदा जो आपका फंड है उसी से आपको कन्वर्जन के माध्यम से इन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। और भारत सरकार और राज्य सरकारों को जब इस जिम्मेदारी दी गई, जिन आकांक्षात्मक जनपदों की प्रोग्रेस के बारे में भी यहां पे माननीय पुरी जी बता रहे थे, 117 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे, जिनमें 4 नेपाल के से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, और 4 जनपद चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। ये 8 जनपद थे जिन 8 जनपदों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया था और इनके पैरामीटर बहुत पीछे थे, इसमें सभी में बहुत पीछे थे। आज ये सभी देश यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी आकांक्षात्मक जनपद सामान्य विकास की दर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहां पर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है और उत्तर प्रदेश ने अब 8 आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर भारत सरकार ने 500 विकास खंडों को, उत्तर प्रदेश 100 विकास खंडों को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य, यह भी उत्तर प्रदेश और देश यानी देश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। मित्रों, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि देश के अंदर लगभग 50 करोड़ लोग, यानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, 50 करोड़ लोग इससे कवरेज हो रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से, चाहे वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की हो या फिर उसी तर्ज पर हम लोगों ने जो कुछ छोटे हुए लोग थे उनके लिए भी योजना बनाई है, ये सभी मिलकर के लगभग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देश के अंदर इसका कवरेज जो लाभार्थी हैं 13 करोड़ 53 लाख हैं, तो उसमें से 1 करोड़ 46 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भी जो सहायक उपकरण और पेंशन की सुविधा है, वह देश के अंदर 24,45,000 है, तो उसमें 2,76,000 उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, किसानों के बारे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है, छोटी जोत का है। उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55 करोड़ 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है। इसमें 6,000 रुपए सालाना भारत सरकार प्रत्येक किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ऐसे विभिन्न योजनाओं में एमएसपी का लाभ किसानों को प्राप्त हो, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य है, या फिर अन्य वे तमाम योजनाएं
जिसमें कृषि क्षेत्र हो या नारी सशक्तिकरण का कार्य हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं ने नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो युवा पीढ़ी के लिए भी उन्हें मिशन रोजगार के साथ जोड़ने और मिशन रोजगार के माध्यम से उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी इन 9 वर्षों के अंदर तेजी से देखने को मिला है। आपने देखा होगा अनेक योजनाएं चली, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, ये सभी योजनाएं हमारे युवाओं के उत्थान के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की योजना, स्किल मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रम किस मजबूती के साथ देश के अंदर हुए हैं। अकेले पीएम कौशल विकास योजना में 1,37,00,000 लोग प्रशिक्षित हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना में हम लोग अब तक 16,86,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर इस दौरान 390 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश ने भी इस दौरान 10 से अधिक विश्वविद्यालय गवर्नमेंट सेक्टर में और निजी क्षेत्र में भी लगभग 27 विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग हम लोगों ने प्रशस्त किया है। प्रदेश के अंदर अगर हम अन्य क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर एक बड़ी संख्या ऐसी है गांवों की जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब जहां पे डिजिटल इंडिया का लाभ गांवों के अंदर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन उन्हें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर अपने खेत से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए कोई भी डॉक्यूमेंट लेना हो, वह अपने गांव के ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन से इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश अब तक लगभग अपने 56,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका है और ज्यादातर बन चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी तैनाती वहां कर दी गई है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की भी तैनाती वहां कर दी गई, जो बैंकों का लेन देन का काम गांव में, हर गांव में बैंक, यह भी कार्यक्रम उसके साथ जुड़ा है। और साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट की सुविधा भी उन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये सभी डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति को, गांव के किसी व्यक्ति को इसके लिए तहसील में, जिला मुख्यालय में या ब्लॉक में न जाना पड़े, गांव में ही इन सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो। देश के अंदर इस दौरान मेडिकल की सीट्स बढ़ी हैं। 14 से अब तक कुल यानी पिछले 9 वर्षों में देश के अंदर 69,663 मेडिकल की सीट नई जोड़ी गई हैं। नए मेडिकल कॉलेज में देश के अंदर, मैंने आपको पहले बताया कि हम आज 2 एम्स उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी उत्तर प्रदेश आज बढ़ चुका है। प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था के रूप में अभी यहां पर माननीय पुरी जी ने आपके सामने बताया कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी के साथ जिस रूप में भारत की विकास की दर है, यह दिखाता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भारत की प्रोग्रेस दुनिया को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करती है और इसमें भारत ने एक अच्छी रैंक यानी लगभग 79 रैंक की छलांग अकेले भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले 9 वर्ष के दौरान लगाई है।
उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आया है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान देश के अंदर एक अच्छे निवेश के बेहतरीन स्थल के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य हुआ है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो 2014 से पिछले 9 वर्षों में 3,28,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। हाईवे का निर्माण की गति 37 किलोमीटर प्रतिदिन प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखने को मिली है। अमृत योजना के अंतर्गत भी जो शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और सीवर बिछाने की कार्रवाई शहरी क्षेत्रों में जो हो रही, इसमें अब तक 4,832 प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर संपन्न हुए हैं। सरकारी खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आए, उस शुचिता और पारदर्शिता के लिए गवर्नमेंट ई पोर्टल का निर्माण किया गया। जेम पोर्टल में अगर आप देखेंगे देश के अंदर 3,90,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी अब तक जेम पोर्टल से हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 33,583 करोड़ रुपए की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है। यानी गवर्नमेंट ई मार्केट का पोर्टल है, सब कुछ उसमें उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप पूरे देश के अंदर कौन सी चीज कहां पे किस कंपनी से जुड़ा हुआ और उसके रेट क्या हैं, उसके माध्यम से आप उसके माध्यम से इस कार्यक्रम को आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि देश के अंदर जहां आंतरित की गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आंतरित की गई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से 5,47,000 कॉमन सर्विस सेंटर आज संचालित हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,44,000 कॉमन सर्विस सेंटर वर्तमान में क्रियाशील होकर के इन सेवाओं से आम जन को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और स्टार्टअप इंडिया में भी भारत की जो प्रोग्रेस है, विगत 9 वर्ष के अंदर 99,340 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं और प्रदेश में 9,451 स्टार्टअप यहां पर रजिस्टर्ड हुए हैं। ये एक नई प्रोग्रेस भारत की दिखाती है। विरासत का सम्मान हो, यह भी आपने इस दौरान देखा होगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, केदारनाथ में केदारपुरी का निर्माण, महाकाल में महालोक का निर्माण, ये सभी किसी न किसी रूप में प्रत्येक भारतवासी को अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी अनेक योजनाएं इस दौरान भारत सरकार ने प्रारंभ की। जल संरक्षण के लिए चलाए गए अभियान हो, चाहे वह पीएम कुसुम योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, नमामि गंगे मिशन की सफलता आप सबके सामने है। 2019 में प्रयागराज कुंभ आयोजित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था और प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ जोड़ करके देखी जा सकती है। जिसने भी 2019 से पहले प्रयागराज में आकर के, मुझे 2013 का कुंभ याद है, जब 2013 में प्रयागराज में कुंभ था और उस दौरान मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री वहां आए थे। वहां गंदगी देख करके हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वे संगम में स्नान कर सके। बिना स्नान किए ही दूर से ही नमस्कार करते हुए निकल गए। लेकिन 2019 में फिर से
प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर एक बड़े डेलीगेशन के साथ मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रयागराज में मैंने उन्हें स्वयं आमंत्रित किया कि आप प्रयागराज में आए, वहां पे कुंभ का दर्शन करें। वे गए प्रयागराज में और प्रयागराज में आकर के न केवल उन्होंने कुंभ का दर्शन किया बल्कि संगम तट पर जाकर के जब लोग स्नान कर रहे थे वे अपने को रोक नहीं पाए, पूरा डेलीगेशन प्रयागराज संगम में स्नान किया था। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम हम सबके सामने है। मित्रों, प्रत्येक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नया सेवा का, सुशासन का और गरीब कल्याण का एक मॉडल न केवल देश को दिया है बल्कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अहर्निश प्रयास से, इस विजनरी नेतृत्व से आज उनके प्रति आकर्षित है। विगत 9 वर्ष का जो समय है यह एक नए भारत का दर्शन करने का समय है और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के काल के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने का एक संकल्प भी दिलाया। पंच प्रण में उनका जो संकल्प रहा है कि हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना है, लेकिन फिर आगे अन्य जो संकल्प उन्होंने उसके साथ जोड़ाए कि हमें विरासत का भी सम्मान करना है। और अंत में उन्होंने जो बात कही उसमें कि यह सभी संकल्प पूर्ति तभी होगी जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। यानी नागरिक कर्तव्यों का भी एहसास है, विरासत का सम्मान भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की उस कल्पना को जिसमें जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव न हो, उस प्रकार का भाव भी है, लेकिन गुलामी के अंशों को भी समाप्त करने के एक संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना है। एक स्वाभिमानी भारत, एक समर्थ भारत, एक सशक्त भारत, यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और उनके इस विजन के साथ पूरा भारत आज मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं उनके नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में उपलब्ध हुई ये सफलताएं हर भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित होकर के दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा। एक बार फिर से मैं आप सभी हमारे जितने भी माननीय संपादकगण आए हैं, मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण आए हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का और आप अन्य सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और उसी उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और वहीं पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरह आगे बढ़ाया गया है, किस तरह तरक्की बीते 9 साल में उत्तर प्रदेश की हुई है, एक एक योजना का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा और उपलब्धियों को भी बयां किया। की चर्चा माननीय हरदीप पुरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सम्मुख की है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी का, माननीय डिप्टी सीएम केशव जी का, ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय धर्मपाल जी का और सभी अपने जो हमारे आमंत्रण पर आज इस मीडिया संवाद में हमारे सभी संपादकगण और सभी मीडिया जगत से जुड़े बंधु पधारे हैं,
मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उन्हें एक बार भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सब लोग भोजन करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।